नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज मैं तीसरा पार्ट सुदामा चरित का आपके सामने पेश करने वाला हूँ। जी हाँ, अब तक मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका था और यह आज तीसरा पार्ट है। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि ये कविता है, लेकिन नैरेटिव पोएम है और ये बहुत लंबी कविता है। एक किताब एक समझ लीजिए है। बहुत पहले भी बताया था और आज तीसरा पार्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हालांकि मैं ये तीसरा पार्ट पूरे कविता यानी पूरे नैरेटिव पोएम का नहीं लाया हूँ, बल्कि एक कविता है जो अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे तो डेफिनेटली ये कविता आप पढ़े होंगे, टेक्स्ट बुक में है 8th क्लास में। तो उस कविता का तीसरा पार्ट यानी इसमें 3 भाग बना करके तीसरा पार्ट आपके सामने लाया हूँ। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर इस कविता को पढ़ना चाहिए। बहुत ही फेमस ये अवधी भाषा में लिखी गई, खिचड़ी भाषा में लिखी गई, जो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से हिंदी भाषा में नहीं लिखी गई है। उस टाइम में यही भाषा लिखी जाती थी अधिकतर, बोली जाती थी अधिकतर और समझी जाती थी अधिकतर। चलिए, नरोत्तम दास द्वारा लिखित ये कविता को आज के सामने खत्म करता हूँ। बहुत ही सुंदर कविता है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक छोटा सा पाठ बच्चा है इसका। मैं अब बता देता हूँ कि कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़ चुके थे कि एक पार्ट में कृष्ण के दरवाजे पर जाकर सुदामा उनके द्वारपालों से बोलते हैं कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मैं उनका बचपन का दोस्त हूं। तो सब लोग आश्चर्यचकित होकर ये सोचने लगते हैं कि यह कैसे हो सकता है, गरीब भिखारी एक राजा का दोस्त। तो उसमें से एक जाता है और फिर जाकर बताता है कि नहीं, आपके दर्शन के लिए कोई ललायत है, बोल रहा है आपका दोस्त है। तो जैसे ही नाम सुनते हैं कृष्ण, वैसे ही दौड़ते हुए आते हैं और फिर अपने नैन के पानी से यानी कि आंख के आंसुओं से अपने दोस्त के पैर को धोते हैं। तो ये सब हो गया था। फिर उन्हें कुछ बचपन के दिनों को याद दिलाते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे आगे, इसके आगे क्या है आपके सामने रखता हूं। आगे नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि आगे मैं बता देता हूं ये थीम, कि जब उनको पूरी तरह से खिला पिलाकर दूसरे दिन जब उनके घर के लिए भेज देते हैं, यानी कृष्ण जब अपने दोस्त सुदामा को उनके घर के लिए भेजते हैं, तो यहाँ अपने गांव में जाकर थोड़ा सा विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं ये सुदामा कि ये क्या हुआ। लो, मैं तो मदद के लिए गया था, मुझे मदद भी नहीं मिला, ऊपर से मेरा गांव भी नहीं है, क्योंकि गांव का हुलिया पूरी तरह से चेंज हो चुका था। तो दृश्य कुछ इस तरह से है। अब ये नरोत्तम दास जी यहाँ सुदामा बन करके क्या लिखते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। बेसोई राज समाज बने गज बाजी घने, मन संभ्रम छायो, कैंधो परायो कहूं मार्ग भूली के, कह अब फेरी में द्वारिका आयो। भौने बिलो की को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। इसका मतलब हुआ कि यहां कहते हैं कि वैसो हूं राज समाज बने गजबाजी घने, मन संभ्रम छायो। अरे वैसे ही समाज है, वैसे ही गाजे वाजे यहां भी बज रहे हैं जैसे द्वारिकापुरी में बज रहे थे। तो कहीं ऐसा तो ना हो, ये सब सोच करके भ्रमित हो जाते हैं वो। और फिर दूसरे लाइन में कहते हैं कि कैंधो परायो कहूं मार्ग भूली के, कह अब फेरी में द्वारिका आयो। कहीं ऐसा तो ना हो कि फिर से मैं रास्ता भूल करके फिर द्वारिका में ही आ गया हूं। ये भ्रमित उनका दिमाग हो जाता है पूरी तरह से। फिर कहते हैं कि भौन बिलो की को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो। और ये सब सोच सोच के पूरा गांव घूम जाते हैं कि मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा गांव वहीं है। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूं कुछ न पायो। सबसे गांव में घूम घूम के पूछते हैं कि मेरा झोपड़ी कहाँ है, झोपड़ी कहाँ है, लेकिन पता नहीं चल पाता है सुदामा को। तो ये था ये दृश्य। और आगे फिर एक और पार्ट है, इसमें एक्चुअली है कि उनकी झोपड़ी मिल जाती है, लेकिन पहले जैसी झोपड़ी नहीं रही, अब वो एक महल बन गई है। तो अब महल को देख करके वहां जाकर के जब अपने घर में जाते हैं, उनकी पत्नी उनको अपने घर में ले जाती हैं, तो उनके आंख से आंसू निकलने लगते हैं अपने दोस्त के बारे में सोच सोच के, उनकी मदद को सोच करके। और फिर सोचते हुए रोते हुए क्या लिखते हैं नरोत्तम दास जी खुद सुदामा बन करके, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखते हैं, कह वह टूटी सी छानी होती,
कह कंचन के सब धाम सुहावत, कह पग में पनही न होती, कहले गजराज हूँ ढाढ़े महावत, भूमि कठोर पे राते कटे, कह कोमल सेजम पे नींद न आवत, के जुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप दे दाखे न भावत। रोकर सुदामा क्या बोलते हैं आप ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं अब लाइन से समझाता हूं। रोकर सुदामा यहां समझाते हैं कि वह टूटी सी छानी होती, कह कंचन के सब धाम सुहावत। कहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, आज इतनी बड़ी महल बन गई है, तो उन्हें कैसे सुहाएगी। जहां दुखों का भरमार था वहां सुखों का एक भीड़ लगा है, सुखों का एक ढेर लग गया हो, तो फिर अपनी दुख के दिनों को याद करके यहाँ रोते हैं, तो कहते हैं कि कहाँ एक टूटी फूटी सी लकड़ी की छोटी सी झोपड़ी थी, आज एक कंचन की सब धाम सुहावत, तो कैसे एक महल, सोने की महल कैसे मुझे सुहाएगी भगवान। फिर आगे बोलते हैं के पग में पनही ना होती, कहले गजराज हूँ धाड़े महावत। एक जमाना मतलब ऐसा समय था जब कि मेरे पास पहनने के लिए जूता में पैर में जूता नहीं थे, तो उस टाइम एक ऐसा स्थिति था कि मेरे पास पैर में पहनने के लिए जूते नहीं थे। आज मेरे आगे पीछे, घर के आगे पीछे गजराज महावत हाथी घोड़े लगे हैं। फिर लिखते हैं कि भूमि कठोर पे रात कटे, कहा कोमल सेज पे नींद न आवत। और कहा रात कटाने के लिए भूमि थी, कठोर भूमि थी, आज ये कोमल सेज पर नींद कैसे आएगी भगवान। फिर लिखते हैं क्या जरूरत तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप में दाखे ने भावत। एक जमाना था जब मुझे कोदो सवा भी खाने को नहीं मिलता था। उस जमाने में कोदो सवा लोग बहुत खाते थे, तो यहाँ वही बोलते हैं कि एक जमाना था जब मुझे कोदो सवा भी खाने का नसीब नहीं था, आज आपके प्रताप से हे प्रभु सब कुछ मुझे मिल गया है। तो अंत में कृष्ण को किस तरह से धन्यवाद देते हैं आप ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि धन्य धन्य जदुवंश मणि, दीनन पे अनुकूल, धन्य सुदामा सहित दिए तिए, कही बरस ही सुर फूल। बोलते हैं कि धन्य है जदुवंशी मणि, है कृष्ण धन्य है आप, आपने इस सुदामा को इतना दिया, इसके लिए हमेशा आप फलिए फूलिए, हमेशा आप खुश रहिए, हे जदुवंशी श्री कृष्ण। ये थे आज के लिए, बस इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। बनिए, देखते रहिए और बने रहिए, और आप भी कोशिश कीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे आप पढ़ेंगे नहीं। नमस्कार, जय हिंद।